हम नवंबर 1983 का दृश्य देखते हैं। वहां हॉकिंस की मुख्य प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक भयानक रूप से दौड़ रहा था। जैसे ही वह लिफ्ट में दाखिल होता है, अचानक कोई चीज उसे ऊपर खींचती है और दूर ले जाती है। अगले दृश्य में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कहानी के मुख्य पात्र हैं। इसमें माइक, विल, डस्टिन और एक अन्य मित्र शामिल हैं। वे सभी माइक के घर पर नाव का खेल खेल रहे थे। इस बीच माइक की मां वहां पहुंचने के बाद उन्हें खेल बंद करने के लिए कहती है, इसलिए खेल समाप्त कर वे सभी अपने अपने घर चले गए। जाने से पहले डस्टिन माइक की बड़ी बहन से मिलता है। उसका नाम नैन्सी है। वह उससे बात नहीं करती और उसकी उपेक्षा करती है। रात हो चुकी थी और वे घर लौट रहे थे। काफी अंधेरा था और विल अपनी साइकिल पर घर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे अचानक किसी चीज का काला साया नजर आता है। ये देखने के बाद विल काफी भयभीत और भ्रमित हो जाता है। अपनी साइकिल लेकर वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसकी जल्दबाजी के कारण उसका चक्र संतुलन से बाहर हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह नीचे गिर जाता है। विल अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर पास में ही कहीं छिप जाता है। वह वास्तव में एक घर था और वह वहां से एक बंदूक लेता है। डर के मारे वह उस बंदूक को दरवाजे की ओर इशारा करता है। अचानक विल भी वहां से गायब हो गया। अगली सुबह हम विल की मां और उसके भाई को देखते हैं। विल की मां का नाम जॉयस है। बात करते करते दोनों को पता चल जाता है कि विल कल रात से घर नहीं लौटा है। उन्हें विल के बारे में कल रात पता नहीं था क्योंकि दरअसल दोनों की नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। विल की मां जॉयस सीधे माइक के घर फोन करती हैं। वह वहां से विल के बारे में पूछती है, क्या कल रात तुम्हारे घर रुकेंगे? माइक की मां ने उत्तर दिया, नहीं, विल कल रात वहां से चला गया था। यह सुनकर जॉयस काफी चिंतित हो जाता है। साथ ही अपने बेटे विल के भाई को खूब डांटती है। आपने बिना बताए नाइट शिफ्ट में काम क्यों किया? विल का भाई अपनी मां को आराम देता है, चिंता मत करो, वह जल्द ही मिल जाएगा। जॉयस सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वह विल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। हूपर इस जगह के मुख्य अधिकारी का नाम था। वह जॉयस का अच्छा मित्र था, इसीलिए वह जॉयस को समझाता है कि उसे इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। हो सकता है अपने रिश्तेदार के घर गया हो या अपने पिता के घर पर, क्योंकि हॉकिंस एक छोटा शहर है। यहां शायद ही कोई अपराध हो रहा हो। इसके बावजूद जॉयस के निर्देश पर वह विल को खोजने लगता है। अगले दिन हम स्कूल में विल के 3 दोस्तों को देखते हैं। वे सोच रहे थे कि विल स्कूल आया होगा। अगले सीन में हम नैन्सी को उसकी सहेली के साथ देखते हैं। वे कॉलेज के सबसे परिपक्व लड़के स्टीव के बारे में बात कर रहे थे। उधर हॉकिंस की लैब में मुख्य निदेशक प्रवेश करता है। उसका नाम डॉ ब्रेनर है। उस वैज्ञानिक के गायब होने के कारण वहां आने के बाद उसे अवलोकन करना शुरू हो जाता है। यहां वह कुछ बात कर रहा था जो एक अजीब दरवाजे से निकला है। 1 घंटे तक बंद रखने के बाद लैब के पूर्वी हिस्से को सील कर दिया गया। जीव वहां से बाहर नहीं जा सका। डॉ ब्रेनर एक लड़की के बारे में पूछते हैं। वह स्थिति का फायदा उठाकर लैब से भाग गई है। बाद में लड़की एक होटल में जाती है और वह काफी भूखी थी, इसलिए होटल का मालिक उसे खाना खिलाता है। लड़की अपने लुक से रहस्यमयी और अजीब लगती है। मालिक के पूछने पर लड़की अपना नाम बताती है। वह कहती है कि मेरा नाम 11 है। मालिक की कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कोई 11 का नाम बता सकता है। तभी मालिक उससे पूछता है, तुम कौन हो और कहां से आई हो? 11 ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे वह बात नहीं कर सकती, केवल वह ही शायद कुछ शब्द बोल सकती है। बाद में मालिक ने पुलिस को फोन करके उन्हें 11 के बारे में बताया ताकि वे उसे सकुशल घर भेज सकें। इस बीच हम देखते हैं कि 11 ने अपनी आंखों से टेबल फैन को बंद कर दिया है। इसे देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि 11 के पास महाशक्तियां हैं। अगले दिन हूपर स्कूल आने के बाद विल के दोस्तों से कहता है कि तुम्हारा दोस्त पिछली रात से गायब है, इसलिए हूपर उनसे विल के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हॉकिंस लैब की टीम 11 को खोजने के लिए उसी होटल में पहुंचती है। दरअसल पुलिस ने उन्हें 11 की मौजूदा लोकेशन के बारे में जानकारी दी है कि वो होटल में मौजूद है, तभी लैब के लोग वहां पहुंच गए हैं। लेकिन 11 वहां से भागने में सफल हो जाती है। बाद में उन्होंने होटल के मालिक की हत्या कर दी। दूसरी तरफ हूपर अपनी टीम के साथ विल को खोज रहा था। वहां उसे विल की साइकिल मिलती है। दूसरी तरफ जॉयस भी अपने पति से बात कर रही थी। इस दौरान हमें पता चलता है कि जॉयस के घर का फोन ट्रैक किया जा रहा है। रात में विल को खोजने के लिए एक खोज दल भेजा जाता है। विल के 3 दोस्त भी चुपके से विल को खोजने जाते हैं। अचानक उनके सामने 11 आ जाती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रात जॉयस का फोन आया था, लेकिन कॉल पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इन अजीब आवाजों में जॉयस को विल की आवाज सुनाई देने लगती है। वह समझती है कि उसके बेटे विल ने उसे बुलाया है, इससे पहले कि वह अपने बेटे विल से बात कर सके। बिजली की समस्या के कारण अक्षम होने के बाद उसका फोन क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसे ही रात हो गई,
तभी माइक 11 को अपने घर ले जाता है कि बाद में वह 11 को अपने कमरे में छिपा देता है। 11 उसे इस संकेत के साथ बताता है कि मैं बुरे लोगों से भाग रहा हूं। इस बातचीत के दौरान माइक और 11 के बीच दोस्ती हो जाती है। माइक और उसके दोस्तों को 11 की महाशक्तियों के बारे में पता चलता है। बाद में दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर 11 विल को पहचान लेती है। विल की तस्वीर देखने के बाद वो सिर्फ इशारा करती हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती। माइक समझता है कि वह शायद जानती है और बता सकती है कि वास्तव में विल कहां है। वह बताती है कि एक राक्षस से छुपकर विल कहीं बैठा है। दूसरी तरफ जॉयस हूपर को उस विल की कॉल के बारे में बता रही थी। इस वजह से उसका फोन खराब हो गया। वह हूपर को बताती है कि कॉल पर किसी जानवर की आवाज सुनाई दी थी। उन आवाजों में मैंने विल की सांस लेने की आवाजें सुनी। हूपर उस पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि यह उसका संदेह हो सकता है। इसलिए उसे अनदेखा करने के बाद वह विल को खोजने के लिए उसके पिता के घर जाता है। जाने के बाद उसे पता चलता है कि विल वहां नहीं आया है। उसे लगता है कि कहीं उसके साथ कोई घटना तो नहीं हुई है। इसका मतलब है कि विल खतरे में हो सकता है। हॉकिंस लैब में डॉ ब्रेनर और उनकी टीम जॉयस की रिकॉर्डेड कॉल सुन रही है। यह स्पष्ट था कि यह लैब और यह टीम विल के गायब होने में किसी तरह शामिल थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि वास्तव में डॉ ब्रेनर 11 के पिता हैं। वो काफी समय से 11 पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वह उसका परीक्षण कर रहा था। रात में नैन्सी एक पार्टी के लिए अपने दोस्त के साथ स्टीव के घर जाती है। नैन्सी की सहेली उस वैज्ञानिक की तरह वहां से गायब हो गई। दूसरी तरफ विल का भाई विल को खोजने जंगल में जाता है। वह अलग अलग जगहों की तस्वीरें लेने लगता है। इस सब के दौरान वह नैन्सी और पार्टी की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। उस रात जॉयस को एक बार फिर विल का फोन आता है। इस बार एक नाजुक आवाज में मां ही कहेगा। खराब होने के बाद फोन फिर से डिसेबल हो जाता है। बाद में घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे लाइट चालू और बंद होने लगती है और इसी तरह की कई घटनाएं। विल के कमरे में विल और उसके भाई का पसंदीदा गाना बजने लगता है। स्थिति को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि विल अपनी उपस्थिति के बारे में अपनी मां को सूचित करने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच दीवार से कुछ निकलने की कोशिश करता है, बिल्कुल राक्षस की तरह, लेकिन इसका कोई चेहरा नहीं है। यह काफी डरावना था कि जॉयस यह देखकर डर जाती है। वह घर से निकलती है और वहां आकर कार में बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब वह दोबारा घर में दाखिल होती है, दीवार देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं है। यह देखकर जॉयस समझ जाती है कि निश्चित रूप से विल के साथ कुछ अजीब हुआ है और वह अपनी मां जॉयस से बात करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जॉयस ने खुद ही इसका पता लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ नैन्सी की दोस्त गायब होने के बाद एक तार वाली जगह पर आती है। इस बीच कोई उस पर हमला करता है जिसे हम देख नहीं सकते। नैन्सी को अपने दोस्त के लापता होने के बारे में पता चलता है, लेकिन वह इसे गुप्त रखती है। दूसरी ओर विल के भाई के कैमरे में स्टीव पार्टी की सभी तस्वीरें खोज लेता है। वह कैमरा तोड़ देता है और उससे तस्वीरें लेने के बाद उन्हें फाड़ देता है। बाद में नैन्सी जब तस्वीर के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करती है, भागों को वापस एक साथ रखने के बाद वह अपने लापता दोस्त के राक्षस को उसके पीछे खड़े होने का पता लगाती है। यह पता लगाने के लिए वह फिर से अपने दोस्त स्टीव के घर आती है। इसी बीच वह देखती है कि वही राक्षस उसके सामने आता है जिसने उसके दोस्त और वैज्ञानिक पर हमला किया है। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। दूसरी तरफ जॉयस प्रकाश की मदद से अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश करती है। वह बदले में विल से जवाब भी सुनती है। दूसरी तरफ हूपर जांच के दौरान समझता है कि विल के गायब होने के साथ हॉकिंस की प्रयोगशाला किसी तरह से शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें पता चलता है कि एक महिला ने पहले डॉ ब्रेनर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था क्योंकि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था, इसलिए वह उसके मस्तिष्क पर एक प्रयोग कर सकता है। बाद में इस केस को बंद कर दिया गया और इतना ही नहीं, हॉकिंस की लैब में किए गए प्रयोगों को भी पास कर दिया गया। 11 अपनी शक्तियों के साथ विल के दोस्तों को बताती है कि विल अपने ही घर में छिपा हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद विल की लाश एक झील में मिलती है। माइक का मानना है कि 11 ने उनसे झूठ बोला है, लेकिन कुछ समय बाद 11 ने साबित कर दिया कि विल अभी भी जीवित है। वह अभी तक मरा नहीं है क्योंकि वह उसे माइक के वॉकी टॉकी पर विल की आवाज सुनाती है। जॉयस को छोड़कर सभी ने स्वीकार किया है कि विल की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जॉयस अभी भी विल से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। कॉल पर मां और बेटे की बातचीत होती है। दरअसल विल उसी जगह फंस गया था जहां नैन्सी की दोस्त को राक्षस ले गया था। अपनी मां जॉयस के साथ बातचीत करते हुए एक राक्षस के बारे में भी बात करेगा। यह सुनकर जॉयस ने उससे कहा कि तुम जहां हो वहीं रहो। विल के लिए एक स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तैयार होने के बाद 11 को भी वहां ले जाया गया। स्कूल रेडियो के माध्यम से 11 कॉल पर विल और जॉयस की बातचीत सुनती है। माइक और उसके दोस्तों ने भी इस बात की पुष्टि की कि 11 ने जो कुछ भी कहा है
वह सच है कि उनका दोस्त विल अभी जिंदा है। 11 के साथ बातचीत के माध्यम से माइक और उसके दोस्त अंततः यह पता लगाते हैं कि विल उसके घर में छिपा हुआ है, लेकिन एक अलग आयाम में। इस आयाम का नाम उल्टा है। दरअसल उल्टा हमारी दुनिया जैसी दुनिया है, लेकिन यह एक अंधेरी दुनिया है, क्योंकि वहां इंसान नहीं राक्षस रहते हैं और इन राक्षसों का नाम डेमोगोर्गन रखा गया है। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से जुड़ गई है, क्योंकि दोनों आयामों के बीच एक द्वार खुल गया है। इस वजह से वहां आने के बाद एक डेमोगोरोन ने विल को अपनी दुनिया में ले लिया है और विल अपसाइड डाउन वर्ल्ड में बंद है। दूसरी तरफ नैन्सी विल के भाई को सब कुछ बता देती है। इस तरह मैं आपकी खींची हुई तस्वीर से एक डेमोगोर्गोन तक पहुंच गया हूं। अंत में विल का भाई अपनी मां जॉयस पर विश्वास करने लगता है। साथ ही इस तथ्य पर विश्वास करना शुरू कर देता है कि उसका भाई अभी जीवित है। इस कारण से वे नैन्सी के दोस्त और विल को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं। नैन्सी गलती से उल्टी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन विल का भाई उसे बाहर निकालने में सफल हो जाता है। बाद में वे नैन्सी के घर जाते हैं। वहां स्टीव उन्हें एक साथ देखता है और ईर्ष्या करने लगता है। दूसरी तरफ अधिकारी हुपर विल के शरीर तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि जिस मृत शरीर के बारे में हमें बताया गया है वह विल का असली शरीर नहीं है, यह एक नकली शरीर है, और वह इस कारण जॉयस से मिलता है और उसे इस सब के बारे में बताता है। मुझे विश्वास है कि डॉ ब्रेनर का निश्चित रूप से उल्टा संबंध है। बाद में वे उस महिला के घर जाते हैं जिसने डॉ ब्रेनर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वे उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं और वे उससे सीखते हैं कि डॉ ब्रेनर ने उसे जन्म से ही प्रयोगशाला में रखा है। वहां उन्होंने उसके मस्तिष्क पर कई प्रयोग किए और सभी को बताती है कि प्रसव के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि 11 है। विल के दोस्त उल्टा समझने के लिए अपने विज्ञान शिक्षक को और अधिक स्पष्ट रूप से ले जाते हैं। उनके शिक्षक उन्हें बताते हैं कि किसी भी आयाम को खोलने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के बाद समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे। दरअसल हॉकिंस लैब की मदद से उल्टा गेट खोला गया। इसके खुलने के बाद डेमोगोर्गोन सक्रिय हो गया। हुपर भी यह सीखता है और वह विल को खोजने के लिए गुप्त रूप से हॉकिंस लैब में जाता है। हॉकिंस की प्रयोगशाला से गुजरने के बाद और उलटी दुनिया में प्रवेश करने के बाद वह जिंदा वापस लौटता है। दूसरी तरफ माइक का दोस्त चुंबकीय क्षेत्र में समस्या का पता लगाता है। वह उलटी दुनिया में जाने के लिए गेट भी खोजता है। बाद में माइक, डस्टिन, 11 और एक अन्य दोस्त विल को खोजने जाते हैं। 11 की मदद से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उल्टा गेट खुलता है। ये रास्ते में 11 किसी बात से डर जाते हैं और उन्हें सही रास्ते से भटकाकर उनका ध्यान भटकाती है। दरअसल उसे पता चलता है कि उलटी दुनिया में जाने का रास्ता हॉकिंस लैब में खत्म होता है। उसने अपने जीवन का एक जोखिम भरा समय वहां बिताया था। वह नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ उसके दोस्तों के साथ ऐसा हो, इसीलिए वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनका रास्ता भटक गई होगी। हम इससे सीखते हैं कि केवल 11 ने उल्टा गेट खोल दिया है। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन डॉ ब्रेनर ने धोखे से उससे ऐसा करवाया था। माइक का दोस्त 11 को एक धोखा मानता है। इसी वजह से माइक और 11 में लड़ाई हो जाती है। माइक 11 पर चिल्लाता है और परिणाम स्वरूप वह गुस्से में वहां से चली जाती है। गुस्से में वह खाना खाने के लिए एक दुकान पर आ जाती है। वहां भोजन चुराने के बाद मालिक के सामने अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह भाग जाती है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और उसका दोस्त यह समझते हैं कि 11 ने उन्हें गुमराह किया है और अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोला है, इसीलिए फिर से मिलन है। लेकिन स्टोर की घटना की खबर डॉक्टर ब्रेनर तक पहुंच गई है, इसीलिए वह अपनी टीम के साथ 11 को पकड़ने के लिए माइक के घर आता है। इसलिए बच्चों को वहां से भागना पड़ रहा है। बचने के लिए वे एक बस में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद हुपर उस बस में आ जाता है और बच्चों को छुड़ा लेता है। वह उन्हें सीधे जॉयस के घर ले जाता है। जॉयस और हुपर 11 देखने के बाद समझें कि यह लड़की उस महिला की बेटी है जिसने डॉ ब्रेनर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 11 की मदद से वे उलटी दुनिया में विल के स्थान का पता लगाते हैं। दूसरी तरफ जॉयस और हुपर हॉकिंस लैब पहुंचते हैं। वे फिर वहां से उल्टा जा सकते हैं और विल को वापस ला सकते हैं। इस बार हुपर पकड़ा गया। इस बार हुपर डॉ ब्रेनर के साथ एक सौदा करता है। यदि आप हम दोनों को उल्टा जाने देंगे, बदले में मैं आपको 11 का पता बता दूंगा और आपकी लैब की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी। डॉ ब्रेनर सहमत हैं और हुपर और जॉयस को उल्टा प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। ब्रेनर अपनी टीम के साथ 11 को पकड़ने के लिए उसके स्कूल पहुंचता है, वह स्थान जहां चारों बच्चे छिपे थे। दूसरी तरफ नैन्सी और विल के भाई समझते हैं कि डेमोगोर्गोन रक्त की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए वे एक योजना बनाते हैं कि वे डेमोगोर्गन्स के लिए एक जाल बनाएंगे ताकि वे हमारे घर आ सकें।
जाल में फंसने के कारण हम उन्हें मार देंगे। दूसरी तरफ जॉयस और हूपर अंत में विल को खोज लेते हैं। मांस सूंघने के बाद एक डेमोगोरन विल के घर में आता है। वहां आकर वह नैन्सी और विल के भाई पर हमला करता है। वह विल के भाई को खाने जा रहा था, तभी स्टीव उसे बचाने के लिए सही समय पर आ गया। स्टीव के साथ लड़ाई के दौरान डेमोगोर्गन उस जाल में गिर जाता है। इसके द्वारा विल का भाई उसे निकाल देता है और डेमोगोर्गन वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हूपर और जॉयस विल को सुरक्षित रूप से लेने के बाद अपसाइड डाउन से बाहर निकलते हैं। बाद में डॉ ब्रेनर 11 के पास जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि एक डेमोगोरन स्कूल में आता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए 11 ने वहां कई लोगों को मार डाला। वहां से अपनी सहेलियों को ले जाने के बाद वह एक कमरे में छिप जाती है। इधर राक्षस ब्रेनर के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिन लोगों ने इस राक्षस के लिए द्वार खोल दिया है, यहां तक कि डेमोगोर्गन डॉ ब्रेनर को मार डालता है। डेमोगोर्गन 4 बच्चों को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंचता है। माइक और उसके दोस्तों को बचाने का कोई और तरीका नहीं होने के कारण 11 अपनी महाशक्तियों का उपयोग करके 11 ने डेमोगोरन को मार डाला, लेकिन इसके साथ ही वह वहां से भी गायब हो गई। जैसा कि जॉयस और हूपर ने विल को लैब से बचाया है, इसी वजह से विल को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया है। कुछ दिनों के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम विल को उल्टी करते हुए देखते हैं और एक अजीब सा कीड़ा निकलता है। इसके बाद विल को उल्टा दर्शन होता है, लेकिन वह इसे गुप्त रखता है और किसी को नहीं बताता। अगले दृश्य में हूपर 11 के पसंदीदा भोजन को एक निर्जन क्षेत्र में छुपाता है कि अगर 11 कभी यहां लौटी तो हूपर को पता चलेगा कि 11 अभी भी जीवित है। इसके साथ पहला सीजन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।